ईरान और इजरायल का एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला। अमेरिका ने की बमबारी, रूस ने दी धमकी। वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर आ गई दुनिया। और फिर 12 दिन बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। बड़ा सवाल, जिस 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को खत्म करने के लिए युद्ध हुआ, उस यूरेनियम का क्या हुआ? क्या खामेनेई उस यूरेनियम को बचा ले गए जिससे एटम बम बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब खामेनेई एटम बम बनाकर अमेरिका इजरायल को बिना युद्ध के हरा देंगे? खामेनेई का कोड 400 आज डिकोड करेंगे। वो यूरेनियम जिसे ईरान ने सालों तक ऐसे ही परमाणु केंद्रों में जमा किया। अमेरिका की कई सरकारें उसे खत्म करने पर तुली रही। जिस यूरेनियम को इजरायल ने अपने वजूद पर संकट माना, और अब ईरान का दावा है कि उसने अपना 60% संवर्धित यूरेनियम बचा लिया है। तो क्या अमेरिका को इसका अंदाजा नहीं था? आखिर उस यूरेनियम का राज क्या है? युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन यूरेनियम कहां है? क्या अब भी ईरान परमाणु बम बना पाएगा? क्या खामेनेई का मिशन पूरा होगा? युद्ध के पीछे है यूरेनियम। पाताल लोक से लेकर ईरान के ऐसे न्यूक्लियर लैब तक, आज यूरेनियम की पूरी कहानी। जिस वक्त ईरान इजरायल के हमले झेल रहा था, जिस वक्त अमेरिका ईरान पर सबसे शक्तिशाली बम मारने की तैयारी कर रहा था, उसी वक्त ईरान की सरकार ने इन 16 ट्रकों को अपने परमाणु ठिकानों पर भेजा। कुछ इसी तरह ईरान के फोर्डो परमाणु केंद्र में ट्रक दाखिल हुए, 200 फीट नीचे परमाणु केंद्र में ले जाने वाली टनल से। इतनी बड़ी संख्या में ट्रकों की हलचल पहले कभी नहीं देखी गई थी, जिससे लगा कि कोई संवेदनशील सामान शिफ्ट किया जा रहा है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि जब वो ट्रक टनल से बाहर निकले तो उनमें था 400 किलो यूरेनियम और कई सेंट्रीफ्यूज, जिसे बनाने में ईरान ने 40 साल लगा दिए। अमेरिकी हमले से ठीक पहले इन्हीं ट्रकों से ईरान ने यूरेनियम भंडार को शिफ्ट कर दिया, लेकिन कहां, इसकी आज पड़ताल करेंगे। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के साथ ये दावा किया गया है कि ट्रक के अलावा बुलडोजर भी फोर्डो परमाणु केंद्र के मेन गेट तक जाने वाली टनल के मुहाने पर दिखे। ये टनल को बंद करने या सील करने का काम कर रहे थे, ताकि जांच या आगे के हमलों से बचा जा सके। इन तस्वीरों के आधार पर माना गया कि अंदर रखी चीजों को छुपाने या सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाने की कोशिश की गई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के मुताबिक टनल के गेट को गंभीर नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि टनल हमले की आशंका से पहले ही बंद कर दी गई थी या हमले में उन्हें नुकसान हुआ।
यानी एक तो वहां से परमाणु भंडार निकाल लिया गया था और ऊपर से परमाणु लैब भी पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद पहली बार सामने आकर ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने ईरानी टीवी पर इसका ऐलान भी किया। जो कुछ हुआ ट्रंप ने उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला करके अमेरिका कुछ खास हासिल नहीं कर सका। अमेरिका ने जो हमला किया निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में स्वतंत्र रूप से आपराधिक अभियोजन के अधीन है, लेकिन वे कुछ भी महत्वपूर्ण करने में विफल रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि जितनी तबाही हुई है, क्या ईरान अब भी एटम बम बना सकता है? इस सवाल को लेकर हम एक्सपर्ट के पास पहुंचे। कहीं न कहीं ईरान को ये संतुष्टि है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरी तरह से डिसमेंटल नहीं हुआ है, और जो ईरान की अपनी एक पार्टनरशिप है, चाहे वो रशिया के साथ में, चाइना के साथ जिस तरीके का एक अंडरस्टैंडिंग है, और जिस तरीके का ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट चाइना दे रहा है, तो ईरान को भी एक आशा की किरण है कि दोबारा से अपने मिलिट्री और न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। मतलब खेल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, मगर लोगों के मन में अब भी सवाल बचा हुआ है कि आखिर दुनिया के सबसे खतरनाक विमान से मदर ऑफ ऑल बॉम्ब GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराकर भी अमेरिका ईरान का क्यों कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस बारे में अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की रिपोर्ट ये कहती है कि हमले की वजह से ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ महीने पीछे गया है। करीब 3 से 6 महीने तक। CNN के मुताबिक इस असेसमेंट की जानकारी 7 लोगों को थी और उन्होंने इसकी पुष्टि की है, जबकि हमलों के बाद ट्रंप बार बार ये कहते रहे हैं कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. As you know, last weekend the United States successfully carried out a massive precision strike on Iran's nuclear enrichment facilities, and it was very, very successful. It was called obliteration. व्हाइट हाउस और ट्रंप ने DIA की रिपोर्ट को खारिज करते हुए FBI से लीक की जांच शुरू करवा दी है। अब ट्रंप कह रहे हैं कि इतने बड़े यूरेनियम भंडार को निकालना बहुत खतरनाक और भारी काम होता है। We think we hit them so hard and so fast they didn't get to move. And if you knew about that material, it's very hard and very dangerous to move. And many people, they call it dust, but it's very, very heavy. It's very, very hard to move. And they were way down, you know, they're 30 stories down. They're literally 30, 35 stories down underground. लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि हमला इतना भीषण था तो नुकसान कम कैसे हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस बात का अंदाजा था कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की संभावना बनी तो वो अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कहीं और ले जाने की कोशिश करेगा। हालांकि अमेरिकी प्रशासन कह रहा है कि उनके पास ऐसा कोई संकेत नहीं था कि स्ट्राइक से पहले यूरेनियम भंडार हटाया गया। इजराइल का भी यही अनुमान है कि फोर्डो परमाणु केंद्र में उम्मीद से कम नुकसान हुआ। हालांकि इजरायली अधिकारियों का मानना है कि हमले के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम 2 साल पीछे चला गया है, बशर्ते ईरान बिना रुकावट के उसे फिर से बना पाए, जो इजराइल होने नहीं देगा। यानी अमेरिका और इजराइल दोनों को ही अब ये लग रहा है कि हमला मुकम्मल नहीं हो पाया। ईरान की पहाड़ियों पर 200 फीट नीचे जिस फोर्डो परमाणु केंद्र को 2009 में बनाया गया था, खास तौर पर बाहरी हमलों और हवाई बमबारी से महफूज रखने के लिए,
अमेरिका के इस हमले में सिर्फ सतह पर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली के सिस्टम और यूरेनियम प्रोसेसिंग से जुड़ी मशीनों को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे जमीनी सुविधाएं नष्ट हुई। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी गहराई में ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से खत्म करना असंभव है। एक ओपिनियन ये है कि जब अटैक हुआ फर्दों पे, और उससे पहले ही ईरान ने वहाँ से अपने सारे जो संयंत्र हैं और जो यूरेनियम है उनको हटा लिया गया। और ये बात विटनेस भी हुआ है कि वहाँ पे करीब 50-60 गाड़ियाँ भी देखी गई कि कुछ एक्टिविटीज़ पहले हुई थी। हालांकि IAEA के प्रमुख ग्रोसी का दावा है कि फोर्डो साइट पर जो बहुत ताकतवर बम गिराए गए, उनकी वजह से वहां यूरेनियम को संवर्धित करने वाली मशीनें सेंट्रीफ्यूज अब काम नहीं कर रही हैं। ये बहुत तेज और सटीक तरीके से घूमती है और अगर वहां जोरदार कंपन या झटका लगे तो मशीनें जल्दी खराब हो जाती हैं। इस मशीन की अहमियत आगे आपको बताएंगे। फिलहाल ये अनुमान है क्योंकि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर हुए नुकसान की कोई डिटेल अब तक साझा नहीं की है और पूरी दुनिया फिलहाल कयास ही लगा रही है। यूरेनियम भंडार की मौजूदा लोकेशन को लेकर भी भ्रम है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये फोर्डो में था। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि कुछ हिस्सा नतांज में था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA कह रही है कि अधिकतर भंडार इस्फहान में था, जहां ईरान के रिएक्टर और बाकी सुविधाएं हैं। जबकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान ने भंडार को कई जगहों पर फैला दिया के। लेकिन जिस संवर्धित यूरेनियम को ईरान अज्ञात ठिकानों पर लेकर चला गया के, आखिर उसमें और परमाणु बम के बीच में कितनी दूरी है, इसे भी आपको समझना जरूरी है। धरती से निकाले गए रॉ यूरेनियम में यूरेनियम 238 की मात्रा 99.27% और यूरेनियम 235 की मात्रा 0.72% होती है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 की ही जरूरत होती है, क्योंकि यूरेनियम 235 ही आसानी से टूटकर भारी ऊर्जा छोड़ता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए सिर्फ 3 से 5% तक संवर्धित यूरेनियम चाहिए, लेकिन बम के लिए यूरेनियम को कम से कम 20% और आमतौर पर 90% तक संवर्धित करना पड़ता है। इसी को वेपन्स ग्रेड बोलते हैं। यूरेनियम संवर्धन यानी इनरिचमेंट का मतलब है यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाना और यूरेनियम 238 को हटाना। लेकिन ये होता कैसे है? तो इसका सबसे सामान्य तरीका है सेंट्रीफ्यूज तकनीक। इसके लिए कांच या प्लास्टिक की ट्यूब में यूरेनियम को 70,000 चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से घुमाया जाता है। भारी यूरेनियम 238 किनारों की तरफ चला जाता है, जबकि हल्का यूरेनियम 235 केंद्र में रह जाता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जब तक यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ती नहीं जाती। बिना संवर्धन के यूरेनियम विस्फोट नहीं कर सकता। संवर्धित यूरेनियम ही परमाणु बम का मुख्य ईंधन है और इसी तरीके का ईरान अपने नतांज और फोर्डो प्लांट्स में इस्तेमाल करता है और इसी सेंट्रीफ्यूज के नुकसान का दावा IAEA कर रहा है। और इसी का डर अमेरिका और इजराइल को है। IAEA ने बताया है कि हमले से ठीक पहले निरीक्षण के दौरान उन्होंने यूरेनियम भंडार देखे थे। ईरानियों ने कहा था कि अगर खतरा हुआ तो वो इस सामग्री को हटा देंगे और उनके कंटेनर इतने छोटे थे कि किसी कार की डिक्की में भी फिट हो सकते थे। अभी वो 18 ट्रक चले गए, वो एनरिच यूरेनियम बना के लेके गए या बिना विदाउट एनरिचमेंट के हो गए, जो भी है। अगर वो ट्रक चले गए, अगर एनरिच है तो डायरेक्ट वो बम बनाने में यूज़ किया जा सकता है। वो एनरिच नहीं है तो वापस फैक्ट्री में ला के उसको एनरिच करना पड़ेगा। तो ये एनरिच यूरेनियम बनाने का प्लांट वो दोबारा बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईरान के यूरेनियम छिपा लेने के दावों के बीच अमेरिका अब कह रहा है कि फोर्डो में भले कम नुकसान हुआ, लेकिन नतांज और इस्फहान परमाणु केंद्रों की तबाही उसे परमाणु बम आसानी से नहीं बनाने देगी। नतांज और फोर्डो में यूरेनियम का संवर्धन होता है, जबकि इस्फहान में ईरान कच्चे यूरेनियम को प्रोसेस करता है। अमेरिका का दावा है कि फोर्डो जितनी गहराई में नतांज नहीं है, इसीलिए उसे काफी नुकसान पहुंचा है। नतांज का एनर्जी एनरिचमेंट प्लांट का ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया है। इसी तरह इस्फहान में यूरेनियम मेटल प्रोसेसिंग फैसिलिटी थी, जो हथियार में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम गैस को ठोस में बदलने की सुविधा थी, उसको काफी नुकसान पहुंचा है।
This is a dangerous, violent, radical regime. Not the Iranian people. We have no problem. We didn't hit Iranian people last night. We hit nuclear facilities. और अमेरिकी एक्सपर्ट मानते हैं कि इस कन्वर्जन फैसिलिटी को हुए नुकसान से एटम बम बनाने की प्रक्रिया में बड़ी रुकावट पैदा होगी, जिससे बनाने में शायद सालों लग जाएंगे। ईरान और अमेरिका के दावों के बीच एक बड़ा खुलासा ईरानी अधिकारियों के हवाले से किया गया है कि देश के पास एक और परमाणु केंद्र है जो एक सुरक्षित और अभेद जगह पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये नई साइट नतांज के पास कूहे कोलांग गाजला पहाड़ के नीचे हो सकती है, जो समुद्र तल के करीब 1 मील ऊंचा है। इसका मतलब ये है कि ये फोटो से लगभग दोगुनी गहराई में हो सकती है और ये डैमेज जो हुआ है ये डिले करेगा और एक जगह से संयंत्र को उठा के दूसरे जगह भी आप ले जाते हो और यही राहत अमेरिका को मिली है कि हमने कुछ समय के लिए ईरान को आगे बढ़ा दिया। अब इतने आसानी से ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को अचीव नहीं कर पाएगा। अमेरिका जब फोर्डो को तबाह नहीं कर पाया तो कूहे कोलांग गाजला एक नई चुनौती बनकर उभरेगा अगर यूरेनियम अभी वहां पर रखा है तो। वैसे ईरान 60% यूरेनियम संवर्धित करने वाला इकलौता गैर परमाणु देश है। IAEA को इसी से दिक्कत हुई, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने IAEA से सभी संबंध तोड़ने का ऐलान किया। इससे पहले 2015 के JCPOA समझौते के तहत ईरान ने अपनी साइट्स पर कैमरे, सेंसर और सेंट्रीफ्यूज मॉनिटरिंग की इजाजत दी थी। IAEA ने ही 12 जून को रिपोर्ट दी थी कि ईरान ने 60% तक यूरेनियम एनरिचमेंट कर लिया है, जो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, जिसके बाद ही इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया था। वक्त का पहिया घूमा और खामेनेई 400 किलो यूरेनियम भंडार बचाने में सफल हो गए। इस पर अब किसी को शक नहीं है। खामेनेई का कोड 400 यानी 400 किलो यूरेनियम से परमाणु बम बनाने का सपना पूरा होगा या नहीं, ये समय के साथ साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका के सबसे बड़े हमले को झेलकर भी ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर कायम है और दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर है जहां से ईरान परमाणु बम बनाना फिर शुरू करेगा और अमेरिका, इजराइल उसे रोकने की कोशिश करेंगे।